आप देख रहे हैं इतराज पार्ट 9। पर इससे पहले पार्ट 8 को जरूर देखें। रात के 12 बज रहे थे। रिया आनंद का हाथ पकड़कर रोए जा रही थी और बार बार उसे खुद को माफ करने के लिए कह रही थी। तभी उसकी नजर आनंद के हिलते होठ पर पड़ी। उसे लगा शायद वो बोलने की कोशिश कर रहा था। क्या वो ये समझ नहीं पा रही थी? तभी रिया बोली, हाँ साहब जी, बोलो ना, आपको क्या चाहिए? तभी अचानक से उसे अपनी हथेलियों पर आनंद की पकड़ मजबूत होने लगी। मुझे छोड़कर मत जाओ मेरी अंजलि, मत जाओ मुझे अकेले छोड़कर। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सब सुनकर रिया के आंखों के किनारों से आंसू के कुछ बूंदे छलक आए और वह बोली, साहब जी, हम रिया हैं, आपकी अंजलि नहीं। और साहब जी, आप अंजलि से इतना प्रेम करते हैं तो फिर वो कैसे आपको छोड़कर जा सकती है? तभी तो आपके पास है, अपने प्यार की निशानी छोड़कर गई है। बोलती हुए रिया उठने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके मंगलसूत्र की लड़ी आनंद के शर्ट के बटन में फंस गई, जिसे वो देख नहीं पाई। रिया जैसे उठने को हुई, उसका मंगलसूत्र खींचने लगा। यह देखकर रिया फिर से आनंद पर झुक गई और धीरे से उसके शर्ट के बटन से अपने मंगलसूत्र को छुड़ाने लगी। रिया इस वक्त आनंद के बेहद ही करीब थी और आनंद की सांसें रिया को अपने माथे पर महसूस हो रही थी। तभी रिया का दिल भी इस वक्त तेजी से धड़कने लगा और रिया ने किसी तरह से मंगलसूत्र को छोड़ लिया। इसके बाद रिया जैसे उठने लगी कि आनंद ने न जाने कब रिया की कमर पर अपनी बाहें लपेट ली थी और आनंद बेहोशी की हालत में ही बड़बड़ा रहा था, मत जाओ अंजलि। तभी रिया घबरा कर खुद को आनंद की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी और बोली, साहब, साहब जी छोड़िए ना, हम आपकी अंजलि नहीं है। रिया ने बहुत कोशिश कर ली पर खुद को छुड़ाने में नाकामयाब रही और फिर कुछ तो बेहोशी की असर और कुछ अंजलि के भ्रम में आनंद ने एक ही झटके में रिया को खुद के बगल में खींच लिया। तभी रिया भी थक हार कर शांत हो गई और फिर उस रात उन दोनों के बीच वो सब हो गया। सुबह जब रिया की नींद खुली तो खुद को आनंद के पहलू में लेटा पाया। आनंद अभी भी रिया को बाहों में पकड़ रखा था। रिया जल्दी से आनंद के माथे को छुआ तो बुखार नहीं था। तो रिया ने चैन की सांस ली। फिर उसे रात में जो हुआ वो याद आया तो रिया शर्मा गई और आनंद की तरफ देखने लगी और सोचने लगी, बेहोशी में सही, उसके साहब जी ने आज उसे अपनी पत्नी होने का हक दे दिया था। तभी रिया को याद आया, आनंद की बाहों में भले ही वो थी पर आनंद के होठों पर पूरी रात अंजलि का नाम ही था। उसे अचानक से एक झटका लगा, अरे यह हमसे क्या गलती हो गई? पर हमने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हम तो अंजलि दीदी और साहब जी के बीच में कभी नहीं आना चाहते थे, पर अनजाने में ही सही, गलती तो हमारे से ही हुई है। साहब जी भी शायद बेहोशी में ही ये सब कर बैठे, पर जब साहब जी को होश आएगा तब क्या होगा? कहीं हमें गलत ना समझ ले। तभी रिया सोचने लगी कि साहब जी की नींद खुले उससे पहले। फिर रिया ने धीरे से आनंद की पकड़ अपने हाथ पर से हटाते हुए वहां से जल्दी से निकल गई और आनंद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर अपने कमरे में जाकर वॉशरूम में घुस गई। रिया को अपनी हालत पर खुद ही हैरानी हो रही थी। अभी जो भी हुआ उस पर कभी रिया को हंसी आती तो कभी उसे अंजलि का ख्याल आता तो रिया दुखी हो जाती। रिया को लगता कि उसने गलती कर दी तो कभी आनंद का गुस्सा याद आ जाता तो डर भी जाती कि कहीं वो उसे फिर से गलत ना समझ ले। फिर रिया ने किसी तरह से खुद को ये समझा कर शांत किया कि साहब जी उस वक्त बेहोश थे तो उन्हें शायद कुछ भी नहीं याद है। और फिर रिया नहा धोकर नीचे चली गई। सब अभी तक सोए हुए थे। अंशु को कल्याणी जी रात में ही अपने कमरे में ले गई थी। वो तो नीचे ही उनके पास सोई हुई थी। तो रिया ने पहले मंदिर में जाकर पूजा की, फिर अंशु को उठाने चली गई। तभी कल्याणी जी ने रिया से आनंद के बारे में पूछा तो वो बोली कि अब उनका बुखार ठीक है और अभी शायद सोए हुए हैं। तब तक संदीप और अर्पिता भी आ चुके थे। तो रिया ने संदीप को आनंद को कॉफी दे आने को बोला और रिया अंशु को तैयार करने के लिए अपने कमरे में चली गई। उधर संदीप जब कॉफी लेकर आनंद के कमरे में गया तो आनंद तब तक उठ चुका था। अभी आनंद के सर में थोड़ा दर्द था तो आनंद तकिए को पकड़े बैठा हुआ था। उसे इस वक्त अजीब सा महसूस हो रहा था। आनंद को लग रहा था कि कल रात उसके साथ कुछ तो हुआ है, पर वो ये समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या था। तभी संदीप को देखकर आनंद ने उससे पूछा कि कल मुझे क्या हुआ था और मैं तो ऑफिस में था, फिर मुझे यहाँ कौन लेकर आया? इस पर संदीप बोला,
शेखावत साहब, आप कल बुखार से बेहोश हो गए थे, तो प्रताप भैया आपको लेकर यहाँ आए थे, और डॉक्टर के जाने के बाद रिया पूरी रात आपके सर पर पट्टी बदलती रही। तभी आनंद यह सुनकर संदीप के हाथ से कॉफी लेकर उसे जाने को कहा, और फिर वो सोचने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल रात में अंजलि के साथ था, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो तभी आनंद शेखावत को कुछ याद आया, तो आनंद ने अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि कहीं मैंने उस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं उसका और अंजलि का सामना कैसे करूँगा? पर सच में ऐसा हो भी गया पर या बस भ्रम है, ये पता कैसे चलेगा? कैसे पता करूं? क्या उससे पूछूं? नहीं नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो भी मुझे गलत न समझे। ओह गॉड, मैं क्या करूं? तभी आनंद को अपने पैरों के पास कुछ ठंडापन लगा, तो आनंद शेखावत ने जल्दी से ब्लैंकेट हटाकर देखा, तो वहां पर पायल था। उसने हैरानी से वो पायल अपने हाथ में उठा लिया और सोचने लगा, ये यहाँ मेरे बेड पर क्या करी है, और ये है किसकी? तभी आनंद शेखावत चौंक पड़ा। ओह गॉड, मीन्स रात में मैंने उसके साथ, और फिर बोलते बोलते चुप हो गया और आनंद सोचने लगा, ये क्या हो गया है मुझसे? तभी आनंद जल्दी से बेड से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियों के पास आकर रेलिंग के पास खड़ा होकर वो नीचे हॉल में देखने लगा, जहाँ इस वक्त रिया अंशु को कुछ खिला रही थी। आनंद की अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि रिया को बुलाकर उससे कुछ पूछ पाने की, क्योंकि रिया के चेहरे पर अभी भी पहले जैसी ही मुस्कुराहट थी। रिया को देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि रात की बात से उसे कुछ मलाल हो। फिर आनंद शेखावत ने सोचा कि शायद रिया ने उसके साथ अपने रिश्ते को देखते हुए इस बात को नॉर्मली ले लिया हो। पर मैं तो सपने में भी अंजलि के अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, फिर मैं ऐसी हरकत कैसे कर बैठा। आनंद को अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा। तभी आनंद अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि अंशु की नज़र उस पर पड़ गई, तो अंशु जल्दी से डेड डेड बोलते हुए रिया की गोद से उतरकर आनंद की तरफ भागी। रिया ने भी अंशु की आवाज़ सुनकर नज़र उठाकर देखा। तभी अचानक से उन दोनों की नज़र आपस में टकरा गई, तो रिया जल्दी से उठकर किचन में चली गई और कल्याणी जी अंशु के साथ आनंद के पास आई और उसका माथा छूकर उसे हल्के से डांटते हुए बोले, अब बच्चे तो नहीं हो बेटा, तुम जो खुद का ख्याल नहीं रख सकते। बारिश में इतना भीगने की क्या जरूरत थी आनंद? एक बार भी अपने बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बारे में तो सोच लिया होता। तभी आनंद ने धीरे से सॉरी बोला, फिर अंशु को थोड़ा दुलार कर फ्रेश होकर आने का बोल कमरे में चला गया। वॉशरूम में जाकर आनंद ने जोर का एक मुक्का दीवार पर दे मारा और बोला, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। फिर आनंद को याद आया कि कैसे उस पर नज़र पड़ते ही वो किचन में चली गई, और फिर अंजलि उससे कैसे नज़र मिलाऊंगा, ये मैंने क्या कर दिया। तभी कुछ देर बाद फ्रेश होकर आनंद शेखावत नीचे आया और नाश्ते के लिए रुकने की जगह आनंद शेखावत जल्दी से बाहर निकल गया, तो कल्याणी जी ने पीछे से आवाज़ दी, ये क्या कर रहे हो आनंद? रात में इतनी तबीयत खराब थी और अभी ऑफिस जा रहे हो? तभी आनंद बिना रुके हुए ही बोला, माँ वो कुछ ज़रूरी काम था इसलिए। तो कल्याणी जी बोले, अरे पर कम से कम नाश्ता तो कर लो बेटा। आनंद अब तक बाहर जा चुका था। रिया किचन में खड़ी सब सुन रही थी। वो समझ गई कि आनंद को समझ आ गया है कि कल रात क्या हुआ था, और शायद इसीलिए वो मेरे सामने आने से बचने के लिए यहाँ से निकल रहा है। आनंद ऑफिस चला गया। वहाँ जाकर वो खुद पर गुस्सा करने लगा। फिर आनंद शेखावत ने तय किया कि जितना हो सके मैं उस लड़की का सामना नहीं करूँगा। इसी तरह दिन गुजरने लगा। आनंद शेखावत बहुत कम घर आता। अब वो ज़्यादातर ऑफिस में बने गेस्ट हाउस में ही रुकने लगा। इस घटना को लगभग 1.5 माह बीत चुका था। कल्याणी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से आनंद को क्या हो गया, क्योंकि रिया ने भी इस मामले में चुप्पी साध ली थी। अंशु अब आनंद को बहुत मिस करने लगी थी। फोन पर तो आनंद अंशु से रोज ही बात कर लेता, पर घर ना के बराबर ही आता। तभी एक दिन रिया ने कुछ तय किया। फिर अंशु को सुलाकर संदीप के साथ आनंद के ऑफिस चले गई। उस समय आनंद किसी मीटिंग में था, तो रिसेप्शनिस्ट रिया को अंदर आते देख बाहर ही रोक दी और बोला, आपको किससे मिलना है? रिया उस आदमी को पहचानती तो नहीं थी, पर उसे देखकर बोली, हमरा साहब जी के मिलना है। रिया की भाषा सुनकर रिसेप्शनिस्ट के साथ साथ वहाँ अगल बगल में मौजूद स्टाफ सबको हंसी आ गई, और वो रिसेप्शनिस्ट रिया का मजाक उड़ाते हुए बोला, कौन साहब जी? लगता है किसी गांव से सीधे उठकर यहाँ आ गई। कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई तुम? चलो तुम जाओ यहाँ से।
पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं। उन लोगों को रिया पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते देख संदीप ने कुछ बोलना चाहा, पर रिया ने उसे इशारे से चुप करवा दिया। और रिया बोली, हम आप सबके मालिक और अपने साहब जी की बात कर रहे हैं। तब तक वहाँ कुछ और स्टाफ जमा हो चुके थे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, लगता है कोई चिड़िया घर से भाग कर आ गई। उसी समय प्रताप किसी काम से मीटिंग हॉल में निकलकर आनंद शेखावत के केबिन की तरफ जाने लगा, पर रिसेप्शन पर भीड़ देखकर रिसेप्शन की तरफ आ गया और बोला, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है तुम लोगों ने, चलो सब अपने टेबल पर जाओ। तभी प्रताप की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट बोली, सर पता नहीं कहाँ से एक अजीब सी देहातन लेडीज आ गई और अजीब सी भाषा में किसी साहब जी को ढूंढ रही है। तब तक प्रताप की नज़र रिया पर पड़ चुकी थी। प्रताप रिया को वहाँ देखकर हैरान रह गया और बोला, रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो और किसके साथ आई हो? अब ये मत कहना कि तुम अकेले आई हो। रिया प्रताप की बात सुनकर उसकी तरफ पलटी और उसे देखकर बोली, प्रताप भैया हम साहब जी से मिलने आए हैं। हम अकेले नहीं बल्कि संदीप भैया के साथ आए हैं। तभी प्रताप बोला, अरे संदीप तुम, तो फिर तुमने रिया को शेखावत साहब के केबिन में क्यों नहीं ले जाकर बैठाए? रिया तुम संदीप के साथ जाकर शेखावत साहब के केबिन में बैठो, वो अभी एक मीटिंग अटेंड करके आ रहे हैं, तो आकर मिलते हैं। इधर वो रिसेप्शनिस्ट और बाकी स्टाफ हैरानी से उन्हें देखने लगे। तभी संदीप सबको हैरानी से उन्हें घूरते देखकर बोला, प्रताप भैया मैं तो ले ही जा रहा था, पर ये लोग रिया भाभी को यहीं रोक दिए, अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उन लोगों की तरफ घूरते हुए मुंह बनाकर बोला। प्रताप समझ गया था और फिर सबको रिया का परिचय देते हुए कहा, अरे हाँ मैं तो तुम लोगों को रिया का परिचय करवाना भूल ही गया। और फिर रिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, इनसे मिलो, ये है रिया आनंद शेखावत, हमारे बॉस शेखावत साहब जी की पत्नी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। उनमें से एक ने धीरे से बोला, पर हमने तो सुना था सर की वाइफ। इस पर प्रताप उसे घूरते हुए बोला, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, पर शेखावत साहब की दोबारा शादी हो चुकी है और ये हमारी मैम है रिया शेखावत। ये सुनकर सब ने अपना सिर नीचे कर लिया और तभी रिसेप्शनिस्ट जल्दी से बोली, वी आर वेरी सॉरी, हमें पता नहीं था। आइए मैम मैं आपको बॉस के केबिन में ले चलती हूँ। प्रताप के सिर हिलाने पर रिया उसके साथ आनंद के केबिन में चली गई। केबिन में रिया ने टेबल पर अंजलि की तस्वीर देखी। उसे फिर से वो रात याद आ गई। वो तस्वीर उठाकर बोली, हम जानते हैं दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, हमें माफ़ कर देना दीदी। तभी आनंद अपने केबिन से बाहर आया और रिया को देखकर चौंक गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किसके साथ आई हो? एक मिनट, कहीं तुम अंशु को तो लेकर नहीं आई हो? आनंद इस वक्त रिया को केबिन में देखकर बुखला गया और केबिन में इधर उधर देखने लगा। तभी रिया आनंद शेखावत को परेशान होते देख बोली, साहब जी हम संदीप भैया के साथ आए हैं और चिंता मत करो, बाबू घर पर है। तभी आनंद ने रिया की बात सुनकर चैन की सांस ली और फिर बोला, अंशु को लेकर कभी भी अकेले मत निकलना। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर कोई काम था या कुछ चाहिए था तो माँ से कह देती। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत पड़ गई? तभी रिया आनंद को बस घूरे जा रही थी, क्योंकि आनंद शेखावत के इतनों दिनों बाद खुद को सामने देखकर रिया को मानो सुकून मिल गया हो। तभी आनंद उसे खुद को इस तरह घूरता देख बोला, ऐसे क्या देख रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो क्यों आई हो यहाँ? आनंद ने रिया को खुद को इस तरह से देखने से तो मना कर दिया, पर आनंद शेखावत खुद को भी नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि इतने दिनों बाद खुद के सामने रिया को देखकर तभी दोनों की नज़र आपस में टकरा गई। तो रिया ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया और जल्दी से बोल पड़ी, हम क्यों नहीं आ सकते? आप अपने आप को ऐसा क्या समझते हो? आपको अपने सामने किसी का भी दर्द नहीं दिखाई देता? उस रात जो भी आपके और हमारे बीच हुआ, कायदे से तो हम आपकी पत्नी हैं, तो जो भी हुआ वह हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारे नज़र में तो वह सब बिल्कुल भी गलत नहीं था। आप भले ही हमें कभी भी पत्नी का दर्जा ना दे, हम उसके लिए कभी भी आपको शिकायत नहीं करेंगे। वह सब बात हमने हमारा सौभाग्य मानकर स्वीकार कर ली। फिर आपको क्या परेशानी है? अगर आपको हमारे से कोई दिक्कत है तो हम वादा करते हैं, हम कभी भी पत्नी होने का हक नहीं मांगेंगे आपसे। पर आपकी वजह से बाबू की आंखों में आंसू आए तो हमारे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। पिछले 1.5 महीने से बाबू अपने डैड को खोजती है, सुबह उठते ही शाम तक, जब तक नींद नहीं आती तब तक आपकी राह देखती है। पर आप तो यहाँ पर आराम से बैठे हो, आपने पीछे सबको बुला दिया है। उधर अम्मा जी की ऐसी क्या गलती थी जो उनका बेटा उनसे दूर हो गया? अब आपका नाटक बहुत हो गया, आपने बहुत कर दिया अपनी मनमानी। अब हमारी बात सुनो, अगर आज शाम को आप घर नहीं आए तो फिर हमने भी सोच रखा है हम क्या करेंगे।
फिर हमसे भी शिकायत मत करना कि हम वापस आ जाएं। देखो साहब जी, हम बाबू को और नहीं देख सकते आपके लिए तरसते हुए। आपको हमारी बात समझ में आ गई या फिर से समझाएं, वरना हम आपको अभी ज़बरदस्ती यहाँ से उठाकर घर ले जाएंगे। रिया आज बिना डरे शेखावत की आंखों में आंखें डालकर बोले जा रही थी। बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गई। आनंद शेखावत को इस तरह से चुपचाप अपनी बातें सुनते देख रिया आनंद शेखावत को देखने लगी। फिर भी आनंद रिया को ही देखे जा रहा था। कुछ तो था आनंद शेखावत की नज़रों में, गुस्सा या कुछ और, रिया नहीं समझ पा रही थी। और एक दर्द रिया की आंखों में आ गया जिसे उसने तुरंत छुपा लिया, पर उसकी आंखों की नमी आनंद शेखावत देख ली थी। तो रिया ने भी अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे से बोली, साहब जी, आप लोगों ने एक बहुत बड़ा एहसास किया हमारे ऊपर। उसी वक्त हमारी इज्जत बचा ली उन लोगों से। हम आपके बहुत बड़े कर्जदार हैं। ये कर्ज हम आपका कभी नहीं चुका सकते, वरना एक जवान लड़की के सर से उसके माता पिता का हाथ उठ जाने पर उसके पीछे हजारों हाथ लग जाते हैं उसकी इज्जत लूटने के लिए। ऐसे में आप सब ने हमारी ज़िंदगी को लावारिस होने से बचाया साहब। हम जानते हैं इस समाज में हमारे जैसी बहुत रिया है, पर हर रिया के नसीब में आप जैसे लोग नहीं होते जो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिए। इसलिए मैं उस रात की वो सारी बातें भूलकर आपके पास आ गई। हमारे मन में उस रात से रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं है आपसे। आपके और हमारे साथ उस रात जो भी हुआ उसे वहीं रहने दो। उसकी सज़ा अम्मा जी और बाबू को मत दो। और फिर रिया बिना आनंद की ओर देखे हुए वहां से निकल गई और संदीप को घर वापस चलने का बोले। जब वे दोनों लिफ्ट की ओर बढ़ रहे थे कि रिया के कान में वहां के एक फीमेल स्टाफ की बात पड़ी। पता नहीं सर ने क्या देखकर इस देहाती लड़की से शादी की, इसे तो बोलने तक का ढंग नहीं है। फिर ये कैसे सर की बेटी को संभालेगी, कहीं ये उसे भी अपनी तरह देहातन न बना दे। ये सुनकर रिया पीछे पलटी और उस लड़की को घूरते हुए देखा, फिर वहां से आगे बढ़ गई। वहीं उसके पीछे आनंद शेखावत अब तक रिया को बात सुनकर हैरानी से उसे जाते हुए देखता रहा। फिर आनंद शेखावत को जब होश आया तो वो जल्दी से रिया के पीछे लपका। सारे स्टाफ आनंद को देखकर जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। आनंद जब तक वो नीचे आया रिया वहां से जा चुकी थी। उसने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी निकाल कर घर चलने के लिए कहा। घर पहुंचकर आनंद जल्दी से घर के अंदर आ गया, पर जैसे ही घर के अंदर आया वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गया। अचानक रिया का हाथ पकड़कर उसे खुद की ओर घुमाते हुए एक जोर का थप्पड़ रिया के गाल पर दे मारा और गुस्से से बोला, मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को खरोच भी आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। उधर जयपुर में काजल की शादी हो जाने के बाद वो हवेली में रहने लगी थी। वो हर वक्त मोनू के साथ ही रहती थी। वो मोनू को पहले से चल रहे इलाज के साथ साथ गुजरात के एक योग केंद्र में उसकी रिपोर्ट भेजकर वहां से भी आवश्यक निर्देश लेकर उनके हिसाब से भी मोनू की देखभाल कर रही थी। और विद्या जी भी हर वक्त साय की तरह काजल के साथ रहती थी। उधर ठाकुर सिंह अपने मंसूबों को पूरा नए होते हुए देखकर अंदर ही अंदर बौखलाया हुआ था। देखते ही देखते 1.5 महीने का समय पूरा हो गया और एक बार फिर से सूरज सिंह और विद्या जी मोनू को लेकर मुंबई पहुंच चुके थे। इस बार नाना के साथ साथ काजल भी उनके साथ आई थी। डॉक्टर ने मोनू के चेकअप के बाद उसने इम्प्रूवमेंट को देखकर काफ़ी संतुष्टि दिखाते हुए कहा, लगता है इस बार आप लोगों ने मेरे बताए गए हर निर्देश को अच्छे से पालन किया है, तभी तो उनके पैर में कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। मुझे लगता है अगर इसी तरह आप लोग इनकी केयर करते रहेंगे तो ये जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। इस पर काजल ने योग सेंटर के निर्देश के हिसाब से भी उसके एक्सरसाइज वगैरह के बारे में बताया तो डॉक्टर ने काफ़ी एप्रिशिएट किया। फिर जब विद्या जी ने मोनू की याददाश्त के बारे में पूछा तो वो बोले, देखिए हम मेडिसिन तो चला रहे हैं, आप लोग भी अपना प्रयास जारी रखिए। ऐसे केसेस में यही होता है कि पेशेंट को याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लंबे समय से अपनी कोशिश करते रहते हैं पर कोई परिणाम नहीं दिखता और फिर कभी अचानक से कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घट जाती है जिसका पेशेंट के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और फिर उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। हो सकता है इनके केस में भी कुछ ऐसा ही हो। कभी हो जाए तो आप लोग इन्हें धीरे धीरे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करते रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को ज़बरदस्ती सारी बातों के साथ याद दिलाने की कोशिश करें। याद रखें, पेशेंट के दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। अगर पेशेंट एक बार कोमा में चला गया तो फिर वह कभी ठीक नहीं हो सकता। तभी विद्या जी इस पर डॉक्टर का चेहरा देखने लगी। कोमा वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट का पूरा शरीर मर चुका होता है पर उसका दिमाग काम करते रहता है।
डॉक्टर के सब बोलने पर सब घबरा कर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अभी वो लोग डॉक्टर से बात कर ही रहे थे कि सूरज सिंह के एक आदमी ने आकर उनके कान में कुछ कहा तो ठाकुर साहब की आंखों में गुस्से की तेज लहर दौड़ गई। उन्होंने नाना को गुस्से में घूरा, फिर उस डॉक्टर के जाने के बाद सबको वापस होटल लेकर जाने का बोला और खुद अपने कुछ आदमियों के साथ वहां से निकल गया। नाना ने ठाकुर साहब के चेहरे के गुस्से को नोटिस नहीं किया। उसका ध्यान तो इस वक्त डॉक्टर की बातों पर था। वैसे तो वो पहले भी मोनू की बहुत चिंता किया करता था, लेकिन अब तो वह उसकी बेटी का पति भी था। अब तो उसकी चिंता दुगनी होनी जायज भी थी। कुछ देर बाद वे लोग भी वहां से निकलकर होटल की ओर चल दिए। अभी वो लोग होटल पहुंचे ही थे कि विद्या जी का फोन बजा। उधर से कुछ सुनने के बाद विद्या जी ने नाना को जल्दी से गाड़ी वापस मोड़ने को बोला, क्योंकि जब डॉक्टर मोनू का चेकअप कर उन लोगों को कुछ जरूरी निर्देश दे रहे थे, उसी समय एक आदमी आया और सूरज सिंह के कानों में धीरे से कहा, मालिक, आनंद शेखावत का बच्चा जिंदा है। तभी सूरज सिंह ये सुनकर चौंक गया और नाना से बोला कि चेकअप के बाद आप सब चले जाना। इतना बोलकर वहां से निकल गया। हॉस्पिटल के बाहर उसके आदमी गाड़ी लेकर खड़े थे। ठाकुर साहब को देखते ही एक आदमी जल्दी से सामने आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। सूरज सिंह गाड़ी में बैठ गया और चलने का इशारा कर दिया। उसे याद आया जब सूरज सिंह ने मुंबई आने से 2 दिन पहले नाना और विद्या जी को बात करते सुन लिया था, क्योंकि उस टाइम सूरज सिंह सोकर उठने के बाद जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला तो उन्होंने एक नौकरानी से ठकुराइन के लिए पूछा तो उसने बताया ठकुराइन पिछले आंगन में है। तभी सूरज सिंह वहां से पीछे आंगन की ओर चला गया। सामने विद्या जी और नाना बात करते हुए नजर आए तो सूरज सिंह उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन कुछ सोचकर चुपचाप साइड में खड़ा होकर उनकी बात सुनने लगा। नाना बोल रहे थे, ठकुराइन, कम से कम आप इस बार उसको देख लो तो आपको मन की तसल्ली मिल जाएगी। आपको हम किसी बहाने उनकी हवेली लेकर चलेंगे। तभी विद्या जी बोली, नहीं नाना, शेखावत साहब की मौत के साथ ही उस शेखावत मेंशन का दरवाज़ा हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है। तो नाना बोले, इसका मतलब इस बार भी आप बिना उससे मिले ही वापस लौट आओगी। तो क्या एक बार भी आप उसके सर पर हाथ रख के अपना आशीर्वाद नहीं दे सकती? तभी विद्या जी ने कहा, यह सब उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम उससे ना ही मिले। बस देवी माई से प्रार्थना है कि वह अंजलि बहू की छवि बने। और फिर विद्या जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी नाना भी वहां से चला गया और उनकी बात सुनकर सूरज सिंह की मुट्ठियां कस गई। उसे कुछ समझ तो नहीं आया कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे, पर अंजलि की छवि शब्द सुनकर उसने अनुमान लगा लिया था कि शायद वे लोग अंजलि की बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। सूरज सिंह वापस अपने रूम में आ गया और उस दिन अपने एक विश्वास पात्र आदमी को कुछ और आदमियों के साथ सच पता लगाने मुंबई भेज दिया। और आज उस आदमी ने सूरज सिंह को आकर सब बता दिया कि आनंद शेखावत, अंजलि की बेटी, जिंदा है और आनंद शेखावत ने दूसरी शादी भी कर ली है। तभी सूरज सिंह को इस वक्त सबसे ज़्यादा नाना पर गुस्सा आ रहा था, जिसने उसे ये विश्वास दिलाया था कि आनंद का बच्चा मर चुका है। तो सूरज सिंह गुस्से में लाल पीला होते हुए बोला, साला दहेजुआ कुत्ता, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले इस आनंद शेखावत तो हिसाब किताब कर लूँ। तभी कुछ ही देर बाद दोनों गाड़ियां शेखावत मेंशन के बाहर खड़ी थी। सूरज सिंह ने गाड़ी से उतरकर शेखावत मेंशन की तरफ देखा और कुछ ही पल के लिए उसने अपने दोस्त ओंकार शेखावत की याद आ गई। आज सूरज सिंह दूसरी बार शेखावत मेंशन में कदम रखा था। पहली बार जब मिस्टर शेखावत साहब ने हवेली बनाई थी तब, और दूसरी बार आज। तभी सूरज सिंह को याद आया कि कितने प्यार से मिस्टर शेखावत साहब ने कहा था, यार सूरज, तू भी गाँव छोड़कर भाभी और बच्चों को लेकर यहीं आ जा, इसी हवेली के बगल में मेरे यार की भी हवेली होगी। तभी उसे वो दृश्य दिखाने लगा जिसमें ओंकार शेखावत मोनू का हाथ पकड़कर छत से नीचे गिरे थे। तभी सूरज सिंह के माथे पर सलवटें पड़ गई और सोचने लगा, वो सब उस लड़की की वजह से हुआ था। वो लड़की तो दुनिया छोड़कर चली गई, अब उसके बच्चे का भी कोई हक नहीं है इस दुनिया में रहने का। जब हमारे घर खुशियों की खुशबू नहीं फैली तो उसके घर में कैसे फैल सकती है? यहाँ भी सन्नाटा ही होना चाहिए। और फिर सूरज सिंह पैर की ठोकर से दरवाज़ा खोलते हुए घर के अंदर चला गया। आवाज़ सुनकर घर के सर्वेंट दौड़कर बाहर आए। सामने इतने सारे आदमी को देखकर ठिठक गए और बोले, जी कहिए, किससे मिलना है? सूरज सिंह उनको देखकर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, आप अपने शेखावत साहब से कह दो कि ठाकुर सूरज सिंह आए हैं। तभी उसकी बात सुनकर कुछ सर्वेंट को डर हो गया, ये शायद रिया दीदी के गांव का ही है, तभी तो देहाती कपड़ों में आया है। तभी वो सोचने लगे, हे भगवान, ये कहीं उसे लेने तो नहीं आया? नहीं नहीं,
हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। अंजलि दीदी के जाने के बाद रिया की वजह से ही तो इस हवेली में फिर से रौनक लौटी है। हम उसे नहीं जाने दे सकते। तभी सूरज सिंह सोचने लगा कि अच्छा है जो अभी आनंद शेखावत घर पर नहीं है। इससे पहले कि वो आ जाए इन सभी सर्वेंट्स को यहाँ से भगाना पड़ेगा। तभी एक सर्वेंट ने कहा कि शेखावत साहब घर पर नहीं है, आप जाकर उनसे उनके ऑफिस में मिल लीजिए। तो सूरज सिंह ने एक रोबदार आवाज में बोलते हुए सोफे पर बैठते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो आप ठकुराइन को ही बुला दो। अगर तुम नहीं बुलाना चाहते तो हम ही बुला देते हैं। और फिर सूरज सिंह आवाज़ देने लगा, ओ ठकुराइन भाभी, आप कहाँ हो? आपका देवर आपसे मिलने के लिए आया है। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हम आप लोगों से इतनी दूर से मिलने आए हैं, तो क्या आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते? अब जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना हम अंदर आ जाएंगे। और सूरज सिंह अपने एक नौकर से बोला, हमें लगता है बापी हमसे मिलना नहीं चाहती। चलो तुम एक काम करो, उनको छोड़ो, बच्चे को ढूंढ कर निकालो। और फिर शेखावत मेंशन में खड़े नौकरों को घूरने लगा। फिर एक सर्वेंट से बोला, जल्दी से आप एक काम करो, आनंद शेखावत साहब को फ़ोन कर घर पर बुला लो, उनसे हमें कोई बात करनी है। तभी एक सर्वेंट ने डरते हुए जल्दी से आनंद शेखावत को फ़ोन लगा दिया। उधर ऊपर कल्याणी जी सूरज की आवाज़ को सुनकर कुछ देर के लिए घबरा गई। फिर खुद को शांत कर शोभा और अर्पिता को चुपचाप अंशु को उसके कमरे में रखने को बोल नीचे उतर आई। उतरते हुए कल्याणी जी ने विद्या जी को फ़ोन लगा दिया और बोली, हेलो, हमने बोला था कि अब हमारा कोई वास्ता नहीं है, फिर यहाँ क्यों आए हो? चलिए जाइए यहाँ से। हम नहीं चाहते कि आप जैसे इंसान की वजह से हमारे घर में गंदगी फैले। और किस बच्चे की बात कर रहे हो? यहाँ कोई बच्चा नहीं है। कल्याणी जी बात करते हुए सूरज सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई और उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली। कल्याणी जी की बात सुनकर सूरज सिंह मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, ऐसे कैसे चले जाएं हम? आपको क्या लगता है हम आपके कहने से चले आएंगे? भाभी, हम तो अभी आपके बच्चे से मिलेंगे और तोहफे में मौत भी देंगे और आनंद शेखावत की चिक चिक भी सुनेंगे। अब जल्दी से अपने बेटे और उस बच्चे को दोनों को बुला लो। उधर कमरे में अंशु को संभालना शोभा और अर्पिता के लिए कठिन हो गया था। एक तो रिया नहीं थी, ऊपर से नीचे तेज आवाज़ सुनकर अंशु डर कर रोने लगी थी। तभी रिया संदीप के साथ बाहर से अंदर आते हुए सोचने लगी कि शायद घर पर कोई मेहमान आए हैं। फिर रिया घर के बाहर दो गाड़ी लगी हुई देखकर बोलते हुए अंदर आई, पर अंदर आते ही वो सौंग गई। सामने बहुत सारे आदमी थे जो देखने में सही नहीं लग रहे थे। और तो और घर का माहौल भी टेंशन भरा लग रहा था। तभी रिया जल्दी से कल्याणी जी के पास आकर उन लोगों से बोली, आप लोग ऐसे कैसे घर घुस आए? ठीक उसी समय आनंद शेखावत भी घर पहुंचा। अंदर सूरज सिंह को देखते ही उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया और रिया से बोला, उनसे क्या पूछ रही हो? हम बताते हैं तुमको कि ये लोग घर के अंदर कैसे आए हैं। कहते हुए वो रिया के पास गया और रिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए उसके गाल पर जोर से झप्पड़ धर दिया और बोला, कितने ड्रामे करोगी तुम? पहले खुद इन्हें यहाँ बुलाती हो, फिर खुद ही पूछती हो कि ये घर के अंदर कैसे आए। मुझे पहले दिन से तुम पर पूरा शक था, आज साबित भी हो गया। कहा था ना कि छोड़ूंगा नहीं। आनंद शेखावत सूरज सिंह को घर में देकर अपना सारा पेशेंस खो चुका था। रिया के इस तरह से थप्पड़ मारने पर सब हैरान रह गए। रिया अपने गाल पर हाथ रखकर उसे देखते रह गई। तभी कल्याणी जी आनंद की इस हरकत पर उसे डांटते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी आनंद, ऐसे कैसे तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया, वो भी एक बाहर वाले के सामने? तुम्हें पता है ना रिया तुम्हारी वाइफ है, फिर तुम ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? चलो अभी कभी माफ़ी मांगो रिया से। आनंद इस पर उनका मुंह देखने लगा और बोला, माँ, अब भी आप इस धोखेबाज लड़की पर भरोसा करती हो? वो भी तब जब सबूत के रूप में सूरज सिंह खुद यहाँ आपके सामने खड़ा है। तभी रिया बुदबुदाई, अरे सूरज सिंह? अचानक से उसकी आंखें फैल गई, मतलब वही कमीना ठाकुर जिसके मुंह से हम निकल कर आए थे। तभी आनंद व्यंग्य से बोला, अब इतना भी हैरानी मत दिखाओ जैसे कि तुम इसे जानती नहीं हो। उधर सूरज सिंह भी खुद के लिए कमीना शब्द इस्तेमाल से चिल्लाते हुए बोला, ए लड़की, तुझे बोलने का तमीज़ नहीं है, वरना यहीं गाड़ दूंगा सबको। और सोनू, तू यहाँ क्या सबका मुंह देख रहा है? जाकर शेखावत साहब के बच्चे को खोज कर ला जल्दी से। तभी सोनू जी मालिक कहकर जैसे ही आगे बढ़ा, आनंद शेखावत जल्दी से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसी वक्त रिया भी उसके सामने अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। नहीं नहीं, रिया और आनंद शेखावत एक साथ ही चीखे। ये देखकर सूरज सिंह हंस दिया और आनंद का हाथ पकड़कर सोनू के गले से झटक दिया और बोला, जा सोनू। उधर ठीक उसी समय अंशु आनंद और रिया की आवाज़ सुनकर शोभा जी की गोद से उतरकर बिजली की तेजी से बाहर की तरफ भागी। अर्पिता जब तक उसे पकड़ती वो माँ डेढ़ चिल्लाते हुए सीढ़ी उतरने लगा।
नीचे अंशु की आवाज़ सुनकर सब उसकी ओर देखने लगे। सूरज सिंह तो अंशु को देखकर कुटिलता से मुस्कुरा दिया और बोला, अरे वाह, इस बच्चे ने तो हमारा काम और आसान कर दिया। देखो खुद ही आ गई। पर ये तो लड़की है, इसे तो इस समय मार देना चाहिए था। इसे पालने की क्या जरूरत थी। उसके इतना बोलते ही आनंद और रिया दोनों जोर से चिल्ला उठे, खबरदार, एक लफ्ज़ और नहीं मेरी बच्ची के लिए। तभी आनंद रिया की आवाज़ सुनकर एक नज़र उस पर डाली, फिर सूरज सिंह को घूरने लगा और बोला, चलो अब निकलो अपने आदमियों के साथ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। उधर रिया जल्दी से अंशु की तरफ भागी, लेकिन तब तक सूरज उसे उठा चुका था और अपनी बंदूक अंशु पर तान दी थी। यह देखकर आनंद गुस्से में चिल्ला उठा और बोला, छोड़ो मेरी बेटी को। रिया तो जैसे जम गई थी। अंशु भी डर कर रोने लगी। बाकी सब भी ये देखकर डर गए। इस पर सूरज सिंह हंसते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे छोड़ दें। इस लड़की की माँ की वजह से ही तो हमारा बेटा आज भी बिस्तर पर पड़ा है और तू यहाँ दूसरी शादी करके मौज कर रहा है। अब तुम खुद बोलो कि मैं कैसे छोड़ दूँ। अब तो इस बच्ची की लाश पर तुम्हारी चीख सुनना चाहते हैं, तभी हमें चैन मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी दुल्हनिया की वजह से हमारे घर का चिराग मध्य पड़ गया। ये तो सज़ा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। और तुम्हारी नई दुल्हनिया वह लड़की है ना जो नाना बोल रही थी कि ट्रेन के आगे कूद कर उसने जान दे दी। तभी उसकी बात सुनकर सब कांप उठे। तब तक दो आदमी आनंद शेखावत और रिया पर बंदूक तान कर खड़े हो गए। ये देखकर वे लोग कसमसा रह गए। तभी आनंद ने रिया को गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो, इसलिए आई थी ना यहाँ। याद रखना, अगर अंशु को खरोच भी आई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। ये सुनकर रिया के दिल में एक दर्द उठा, पर वो उस पर से अपनी नजरें हटाकर अंशु की ओर देखा, जो सब देखकर डर से रोई जा रही थी। और अंशु को देखकर रिया के भी आंसू निकल आए। तभी रिया बोली, ठाकुर साहब, हम तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए, पर हमारे बाबू को छोड़ दीजिए। बाबू को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। तभी कल्याणी जी बोली, सूरज सिंह, उस बच्ची को छोड़ दो। देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। जो हुआ उसमें न तो उस बच्ची का कोई कसूर है, ना ही हम लोगों का। फिर भी सज़ा तो हम लोगों को ही मिली है ना। फिर तुम किस सज़ा की बात कर रहे हो। देखो हमने तो सुना है तुम्हारे बेटे की शादी भी हो चुकी है और अब तो वो ठीक भी होने लगा है। तो अब सब बातों को यहीं ख़त्म करो। छोड़ दो मेरी पोती को। आखिर उस नन्ही सी जान में क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो उसके पीछे पड़े हो। पहले ही तुम लोगों की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया है और अब तुम उसकी जान लेना चाहते हो। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या मिल जाएगा उसकी जान लेकर। क्या तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रिया के दिल में एक दर्द उठा, पर वो उस पर से अपनी नजरें हटाकर अंशु को और देखकर रोए जा रही थी और उसे देखकर उसके भी आंसू निकल आए। तभी उस पर सूरज सिंह जोर से हंस पड़ा और बोला, चाहे कुछ भी कह लो, पर आज तो इस बच्ची की जान गई, वो भी हमारे हाथ से, और साथ में इस आनंद ने हमारा बहुत ज़्यादा अपमान किया है। तभी रिया बोली, देखो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं ठाकुर साहब, आप हमारे बाबू और हमारे साहब जी को छोड़ दो। आनंद अब हैरानी से रिया को देखने लगा। आज एक बार फिर से उसने उसे गलत साबित कर दिया। खुद को इस तरह से फिर से गलत साबित होने पर उस आनंद को अपने अंदर एक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। तभी अचानक से अंशु सूरज के हाथ पर दांत गड़ाकर माँ माँ करते हुए रिया की तरफ भागी। उसे भागते देख सूरज सिंह ने गुस्से में आकर उस पर गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनकर अंशु डरकर जोर से चिल्लाई, माँ, ये सब इतना जल्दी हुआ कि कुछ भी समझ नहीं पाया। गोली की आवाज़ सुनकर अंशु डरकर जोर से चिल्लाई, माँ, ये सब इतना जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। गोली की आवाज़ और अंशु के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब उसकी ओर दौड़े। तभी आनंद शेखावत भी जोर से चिल्लाया, अंशु, और फिर अपने पास खड़े सूरज सिंह के आदमी को धक्का देते हुए आनंद सूरज सिंह की तरफ लपका और चिल्लाते हुए बोला, अरे सूरज सिंह, ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरी बेटी पर गोली चलाकर तुमने, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहकर उसका गला पकड़ लिया। सूरज सिंह, जो कि गोली चलाने के बाद सामने देखकर हैरान था, आनंद शेखावत की पकड़ से अपना गर्दन छुड़ाते हुए आनंद के हाथ को झटक कर बोला, तू सच में बिल्कुल पागल है। कुछ बोलने से पहले सामने तो देख, गोली लगी किसको है। अभी तो उस लड़की को लगी है। अभी तक तेरी बेटी जिंदा है, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और उस लड़की के लिए तूने मेरी गर्दन में हाथ डाला। तुम सब बिल्कुल पागल हो। आनंद ने यह सुनकर सामने देखा तो रिया नीचे लहूलुहान पड़ी थी और अंशु रोते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। माँ, माँ, उठो ना माँ, दादी माँ, क्या हुआ माँ को, माँ उठ क्यों नहीं रही। तभी रिया अपना हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए बोली, बाबू रो मत,
माँ को आपके आंसू अच्छे नहीं लगते। और फिर रिया की आंखें बंद हो गई। अंशु रिया के हाथ में खून लगा हुआ देखकर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, माँ आपको दर्द हो रहा है ना, आपको चोट लग गई माँ। और फिर अंशु आनंद के पास जाकर बोली, डैड जल्दी से माँ के पास आओ, माँ को खून निकल रहा है। आनंद ये सब देखकर अचंभित रह गया और उसके मुंह से निकला, रिया की गोली की आवाज़ के साथ साथ उसने अंशु के चीखने की आवाज़ सुनी थी। आनंद का दिमाग तो अंशु की चीख और ऊपर से रिया के मुंह से निकला बाबू शब्द सुनकर पूरी तरह से सुन्न हो गया। और इसी कारण वो ये देख ही नहीं पाया कि गोली चली थी अंशु पर। तब तक रिया सामने आ गई और गोली रिया के पेट में जा लगी। रिया ने अपनी आंखें खोली और आनंद शेखावत की तरफ देखा, लेकिन तभी रिया की नज़र सूरज सिंह पर पड़ी जो फिर से बंदूक ताने खड़ा था, पर इस बार उसका निशाना आनंद पर था। रिया अपनी सारी हिम्मत समेट कर जोर से चीखी, साहब जी, और फिर वो बेहोश हो गई। आनंद को उसके इस तरह से चीखने पर कुछ ख्याल आया तो वो पलट गया जहां सूरज सिंह आनंद पर ही बंदूक ताने खड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता पुलिस वहां आ गई और सबको घेर लिया, क्योंकि संदीप ने मौका देखकर प्रताप को फ़ोन कर दिया था। और वहां के सिचुएशन का अनुमान लगाते हुए प्रताप पुलिस के साथ वहां आ गया। तभी कल्याणी जी की आवाज़ सुनाई दी, रिया बेटा उठो, आँख खोलो, आनंद जल्दी आओ। रिया आँख नहीं खोल रही है। आनंद जल्दी से उनके पास आया और रिया को अपने बाहों में उठाकर बाहर भागा और बोला, प्रताप ड्राइवर को बोलो गाड़ी स्टार्ट करो। उसी समय विद्या जी भी वहां पहुंच चुकी थी और आनंद को रिया को उठाकर जाते हुए देखकर ठिठक गई और बोली, तुम्हारी क्या हो गया। विद्या जी उसके पास जाने लगी तो कल्याणी जी ने उन्हें रोकते हुए बोली, बहुत जल्दी आ गई आप, देख लीजिए आपके पति के कारण एक बार फिर से हमारी बच्ची जीवन और मौत के कगार पर है। कल्याणी जी सूरज सिंह के इरादे जानकर नीचे आते वक्त ही विद्या जी को मैसेज कर दिया था कि अपने पति को आकर रोक दीजिए। विद्या जी अब सूरज सिंह के पास आई और उनका कॉलर पकड़कर चिल्लाई, ये क्या कर दिया आपने। आपने तो हमसे वादा किया था ना कि आप कल्याणी जी के घर की तरफ कभी मुंह करके भी नहीं देखेंगे, फिर ये सब आपने क्यों किया। तो उसी समय मोनू की नज़र आनंद शेखावत की गोद में लहूलुहान रिया को उठाकर बाहर निकलते हुए आनंद पर पड़ी, जो उस वक्त गाड़ी में बैठ रहा था। आनंद की गाड़ी वहां से निकलते ही मोनू एकाएक जोर से बोल पड़ा, अंजलि भाभी। तभी मोनू की आवाज़ सुनकर विद्या जी के हाथ सूरज सिंह की कॉलर पर ढीले हो गए और वह उसे छोड़कर मोनू की तरफ देखने लगी। सूरज सिंह और बाकी सब भी हैरान होकर मोनू को देखने लगे। फिर विद्या जी उसे छोड़कर मोनू के पास गई। मोनू, तभी सूरज सिंह भी मोनू के पास जाने लगा तो इंस्पेक्टर उसे जाने नहीं दिया और अपने कांस्टेबल को बोला, जल्दी से सबको जीप में डालो और पुलिस स्टेशन ले चलो। पुलिस सबको लेकर बाहर निकली। प्रताप ने भी एक नज़र उन लोगों पर डाली और फिर अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसी समय काजल बोल पड़ी, पापा जल्दी से हॉस्पिटल वापस चलो, क्योंकि तब तक मोनू भी बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद वे लोग फिर से हॉस्पिटल में थे। संयोग से ये वही हॉस्पिटल था जहाँ इस वक्त रिया का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने मोनू का चेकअप कर उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया और बोला, देखिए ये अच्छी बात है कि उनका माइंड प्रेजेंट में रिस्पॉन्स किया है, लेकिन ये कितने वक्त के लिए था ये तो अब इसके होश में आने के बाद ही पता चल सकता है। तब तक आप लोग बाहर इंतज़ार करिए। पेशेंट के पास बिल्कुल शांत रहनी चाहिए, किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं। और फिर डॉक्टर बाहर निकल गए। डॉक्टर के जाने के बाद विद्या जी काजल और मोनू का ख्याल रखने के लिए बोल नाना के साथ ओटी की तरफ चली गई, जहाँ इस वक्त रिया का ऑपरेशन चल रहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर की रेड लाइट ऑफ हुई और एक डॉक्टर बाहर आया। ये देखकर आनंद जल्दी से उनके पास आया और बोला, डॉक्टर अब वो कैसी है। तो डॉक्टर ने कहा, बुलेट निकाल दिया गया है, पर शरीर में बहुत सारा खून बह निकला है। और कहते कहते डॉक्टर रुक गया और आनंद का चेहरा देखने लगा। आनंद ये देखकर घबरा गया और बोला, क्या डॉक्टर। तभी कल्याणी जी बोली, डॉक्टर साहब आप चुप क्यों हो गए, आप कोई चिंता की बात है क्या, मेरी बहू ठीक तो है ना। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, हम बचा नहीं पाए। ये सुनते ही कल्याणी जी और आनंद दोनों चौंक गए और एक साथ बोले, क्या। तभी कल्याणी जी बोली, डॉक्टर ये आप क्या बोल रहे हैं, बच्चा कैसा बच्चा। तो डॉक्टर बोले, क्या आप लोगों को पता नहीं था कि मैडम का 6 वीक की प्रेगनेंसी थी, जो कि पेट में बुलेट लगने की वजह से मिस कैरेज हो गया। ये सुनकर कल्याणी जी आनंद की तरफ देखने लगी तो आनंद ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। उसके चेहरे पर अथाह पीड़ा की लहर फैली हुई थी। कल्याणी जी को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी आनंद कल्याणी जी को अपनी ओर यूं देखते हुए जल्दी से डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर पर वो ठीक तो है ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, हाँ वो अब खतरे से बाहर है, सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। तभी कल्याणी जी ने कहा, क्या डॉक्टर साहब हम रिया से मिल सकते हैं। तो डॉक्टर बोले, थोड़ी देर में उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
तब आप लोग बारी बारी से उनसे मिल सकते हैं, पर दूर से ही, क्योंकि अभी इन्फेक्शन का खतरा है। तभी कल्याणी जी ने कहा, ठीक है, हम दूर से देख लेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद जब रिया को रूम में शिफ्ट कर दिया गया तो दोस्तों अब यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट यानी कि पार्ट 1 पर आती है, जहाँ आनंद वो सब याद कर रहा था जिस समय डॉक्टर ने रिया के मिसकैरेज की खबर दी। तो विद्या जी लड़खड़ा गई। तभी नाना ने उन्हें संभाल लिया और जल्दी से वहाँ से ले जाकर एक कुर्सी पर उन्हें बैठाते हुए कहा, ठकुराइन संभालो खुद को। तभी विद्या जी नाना की तरफ देखते हुए रोते हुए बोली, हम कैसे संभालें खुद को। ये सब सुनने के बाद कि रिया माँ बनने वाली थी, पर अब वो बच्चा नहीं रहा। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, पर नाना खुद नहीं समझ रहा था कि वो इस वक्त विद्या जी को कैसे दिलासे दिलाएं। नाना शुरू से ही उनके हर सुख दुख का साथ ही रहे थे, उनके हर दुख में उन्हें संभाला था। नाना एक अनाथ थे। जब नाना 7 साल के थे तब विद्या जी के पिता ठाकुर दीन दयाल जी हवेली लाए थे। उस समय विद्या जी 5 साल की थी। तो विद्या जी ने अपने पिता को देखकर दौड़कर उनके पास आ रही थी कि तभी उन्हें ठोकर लग गई और इससे पहले गिरती नाना ने उसे संभाल लिया। तभी नाना को देखकर विद्या जी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये कौन है? इसने हमें गिरने से बचा लिया, क्या हमेशा हमें गिरने से बचाएगा? ठाकुर साहब नाना के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, नाना ये हमारी राजकुमारी विद्या है, क्या नाना तुम हमारी राजकुमारी की बात मानोगे? नाना ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मालिक, हम राजकुमारी की हमेशा रक्षा करेंगे। तो विद्या इस पर खुश होते हुए बोली, पर नाना तुम हमें राजकुमारी मत बोलो, विद्या बोलो, जैसे बड़े भैया बोलते हैं। और उसी दिन से नाना विद्या जी का साया बन गया था। दोनों में कृष्ण सुदामा सा प्यार था। पर जब दोनों बड़े हुए तो लोगों ने उन पर उंगली उठानी शुरू कर दी। तो रक्षाबंधन पर नाना ने विद्या से राखी बंधवाकर लोगों का मुंह बंद कर दिया। और फिर विद्या जी की शादी के बाद भी ठाकुर साहब ने नाना को विद्या जी के साथ ही भेज दिया, पर वादा लेते हुए कि उनकी बेटी की खुशियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है। लेकिन सूरज सिंह को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी को कोई नाम लेकर बुलाए। और फिर विद्या जी नाना के लिए ठकुराइन बन गई। नाना को अब खुद के बेबसी पर भी रोना आ रहा था जब उसे पहली बार पता चला था कि विद्या जी ने मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था, बल्कि बेटी होने के कारण जन्म लेते ही सूरज सिंह ने मार देने का आदेश दिया था। नाना तो उसी वक्त सूरज सिंह के सामने जवाब लेने के लिए जा रहा था, पर विद्या जी ने उसे अपनी कसम से बांध दिया। और फिर वह चुपचाप सिर झुकाकर सूरज सिंह के हर सही गलत को आंखें बंद करके देखता रहा। और फिर उसी समय सूरज सिंह के बहुत आग्रह करने पर पुलिस कस्टडी में हॉस्पिटल लाया गया। सूरज सिंह नाना और विद्या जी को इस तरह से बैठे देखकर अनहोनी की आशंका से जल्दी से उनके पास आया और बोला, ठकुराइन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा मोनू के लिए? उसी वक्त प्रताप, जो कि कल्याणी जी को घर छोड़ कर आया था, सूरज सिंह को पुलिस के साथ हॉस्पिटल आते देख जल्दी से रिया के रूम में गया और आनंद को उठाकर कहा, शेखावत साहब वो पुलिस सूरज सिंह को लेकर आई है, उसका बेटा भी यहीं इसी हॉस्पिटल में है। आनंद ये सुनकर हड़बड़ा उठा और फिर प्रताप के साथ उन लोगों के पास आया, लेकिन वहाँ उन लोगों की बात सुनकर वो पीछे ही रुक गया। उधर विद्या जी सूरज सिंह की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोली, आप अब यहाँ क्या करने आए हो? हमारी गोद उजाड़ कर तसल्ली नहीं मिली जो आपने उस लड़की की भी गोद उजाड़ दी। उस बेचारी बदनसीब ने आपका क्या बिगाड़ा? वह तो जन्म से ही बदनसीब रही है और आज आपने उसे जीवन में एक और कष्ट लिख दिया है। ये सुनकर जहाँ सूरज सिंह हैरान था, वहीं आनंद, शेखावत और प्रताप की आंखें फैल गई और वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये क्या बोल रही है, क्या रिया? और फिर आनंद के माथे पर सिकन आ गई। तभी विद्या जी गुस्से में बोली, अरे हत्यारे, अपनी जुट्टी इज्जत बचाने के लिए अब किस किस की जान लेगा? क्या हमारी जान लेगा, नाना की जान लेगा, या काजल की जान लेगा, या फिर उसे बिस्तर पर पड़े बदनसीब से बेटे की जान लेगा? इंस्पेक्टर साहब, इस हत्यारे को ले जाओ और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दो। हम गवाही देंगे इसके खिलाफ, इसके हर गुनाह के गवाह हम हैं। उसी समय अंदर रूम में मोनू के शरीर में हलचल हुई तो काजल जल्दी से उसके पास बैठ गई और मोनू का हाथ पकड़ लिया और बोली, छोटे ठाकुर आपको होश आ गया? तो मोनू ने धीरे से आंख खोला और सामने काजल को देखकर बोला, काजल तुम यहाँ? फिर वो इधर उधर देखने लगा, मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? और फिर मोनू ने अपना सिर पकड़ लिया। तभी काजल उसे होश में आते देख बहुत ही खुश हुई और मोनू को पहले की तरह नॉर्मल रूप से बातें करते देख काजल की आंखों में आंसू निकल आए और काजल खुशी से बोली, छोटे ठाकुर आपको सब याद आ गया, आप अब ठीक हो गए। तभी मोनू बोला, पर मुझे क्या हुआ और मेरा सिर? फिर उसे धुंधला सा कुछ दिखाई देने लगा और एकाएक वो चिल्ला उठा
ओंकार काका। तभी काजल हैरान होकर उसे देखने लगी। मोनू जल्दी से बेड से उतरने लगा तो वो लड़खड़ा गया। तभी काजल बोली, छोटे ठाकुर ठीक से, आपको पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया। मोनू उसकी ओर देखने लगा, फिर पूछा, मुझे क्या हुआ काजल? तभी काजल ने मोनू को बिस्तर पर बैठा दिया और बोली, अभी अभी आप ठीक हुए हैं, आपको अभी ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में आपको धीरे धीरे सब बता देंगे ना, अभी आप आराम कीजिए। तो मोनू उठकर बैठ गया और बोला, नहीं काजल, पहले मुझे बताओ क्या हुआ। मोनू के जिद को देखकर काजल ने सारी बात बता दी तो मोनू अपना माथा पकड़कर बैठ गया और बोला, हे भगवान, इतना कुछ हो गया। काजल, माँ कहाँ है? मुझे माँ के पास ले चलो, मुझे उन्हें कुछ बताना है। काजल उसे पकड़कर बाहर ले आई जहाँ सब थे। मोनू उन लोगों की बात सुनकर पीछे से बोला, ये गवाही मैं भी दूंगा कि ओंकार काका और अंजलि भाभी के साथ इन्होंने क्या किया। उसकी आवाज़ सुनकर सब पीछे पलटे। तभी विद्या जी और नाना उसे इस तरह से बात करते देख काजल की तरफ देखने लगे तो काजल ने अपनी आंखें झपका दी और उन दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई। तभी आनंद मोनू के पास आकर उसका कॉलर पकड़ लिया। अच्छा हुआ जो तुझे होश आ गया, मैं तेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। तू ही था ना वो जिसकी वजह से मेरी अंजलि ने उतने आंसू बहाए। तेरे कारण ही ना मेरे पापा की डेथ हुई है और मेरी अंजलि की भी, और आज एक बार फिर तेरे कारण मुझसे मेरा बच्चा छिन गया और रिया वहाँ बेहोश पड़ी हुई है। सज़ा तो तुझे भी मिलेगी और कानून से पहले तो तुझे मैं सज़ा दूंगा। तो गाइस, आखिर आनंद शेखावत अब मोनू को कैसी सज़ा देने वाला है और उसे अभी होश में आते ही धमकी दे रहा है। उधर रिया क्या बच पाएगी? अगर वो बच गई तो जब उसे पता चलेगा कि उसकी 6 वीक की प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गई, उसका क्या रिएक्शन होगा? तो ये सब जानेंगे 10वें पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना ताकि कहानी आते ही आपको पता चल जाए।